आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज हम बात करेंगे दहशत गर्दाना वाक़यात को लेकर के। कई बार मुस्लिम तबके के नौजवानों को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है और कई कई बरसों तक उन्हें जेल में रखा जाता है और बाद में पता चलता है कि वो बिल्कुल बेकसूर थे और उनका कोई कसूर था ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसे वाक़यात से मुल्क के मुसलमानों के ऊपर क्या कुछ जो है फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से वो असरअंदाज होते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं अतुल अंजान साहब, आप सेक्रेटरी हैं CPI के, इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ हैं अमरेश मिश्रा जी, आप प्रेसिडेंट हैं ND कम्युनल फ्रंट UPCC के, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद हैं MS खान साहब, आप एडवोकेट हैं और जो इस तरह के वाक़यात में जो है पकड़े गए हैं बेकसूर लोग, उनकी ये पैरवी करते हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने का ये काम कर रहे हैं। और बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है और इनके दरमियान एक खास मेहमान मोहम्मद आमिर साहब, 14 साल के बाद जेल से इनकी रिहाई हुई है और अब कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया है। 14 साल के दरमियान इन्होंने क्या कुछ खोया और क्या कुछ इनके ऊपर बीती, ये भी बताएंगे। अतुल अंजान साहब, दहशतगर्दी के नाम पर जिस तरीके से मुस्लिम नौजवानों को पिछले कई सालों से पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है और जेलों के अंदर उनको डाल दिया जा रहा है, लगातार नाइंसाफियां हो रही हैं, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मुस्लिम तबका इसकी वजह से जो है वो दहशत में भी है कहीं ना कहीं, पूरा मुस्लिम तबका? मैं इसे मुस्लिम तबके की बात ही नहीं मानता जी। इस देश के अंदर आइन है, इस देश का विधान है, इस देश का संविधान है और जो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से पकड़ा जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देश विरोधी गतिविधियों के नाम पर आप किसी को पकड़कर लंबे अरसे तक जेल में डालें, चार्जशीट न करें, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया न शुरू करें और उनको जेल में डाले रखें, ये एक तरीके का लोगों का निजी हक, जाति हक और उसके साथ साथ मानव अधिकार के साथ साथ जो संविधान के अंदर व्यक्तिगत अधिकार लोगों को दिए हैं उनकी सीधे सीधे अनदेखी ही नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से उसको किनारे किया जाता है, दरकिनार किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ उन नौजवानों को परेशान ही नहीं किया जा रहा, उनके परिवार को ही परेशान नहीं किया जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आपके चेहरे पर देश विरोधी आतंकवादी होने का एक स्टिकर, एक तमगा चिपका दिया जाता है। कानून की दृष्टि में वो कहीं सही नहीं है, क्योंकि जब तक उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई न हो तब तक आप और सरकार की तरफ से या पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई भी लगाया हुआ इल्ज़ाम समाज में न्यायिक रूप से, जनतांत्रिक रूप से, विधान और विधि और न्यायपालिका और CRPC IPC की निगाह में वो विधि सम्मत नहीं है। और इस तरह से करके हमें देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के ज़माने में ये काम बड़ी तेज़ी से हुआ। ये काम तो NDA की सरकार के ज़माने में उतना नहीं था जितना इस वक्त UPA के ज़माने में। उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक कहाँ है सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां? कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। उसके बाद कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये वो केंद्र कांग्रेस शासित राज्य हैं जहाँ से ये कहानी शुरू होती है और जिनको देख करके, आदर्श मान करके फिरका परस्ती में यकीन रखने वाली NDA और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये काम बड़ी तेजी से चल रहा है। खासतौर से गुजरात में हो रहा है, बिल्कुल, और कर्नाटक में हो रहा है। बिल्कुल, कर्नाटक में जो है तकरीबन 1.5 दर्जन जो है वो मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया पिछले कुछ दिनों पहले, शक की बुनियाद पर। और वो कह रहे हैं कि कुछ सबूत हैं, हालांकि सबूत जो है वो कोर्ट कितना उनको मानेगी और कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, ये बात। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लेने से आप जो पूरी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज, ये ऐसी कोई बात नहीं है। कृपया इस बात को किनारे रखिए। ये देश आइन से चलता है, न तो ये मुस्लिम समाज है, न कोई ये सऊदी अरबिया है और न ये कोई और देश है मुस्लिम देश। ये एक जनतांत्रिक लिबरल सोसाइटी है, इसको ध्यान में रखिए। हाँ, इसलिए इस बात को नहीं, आप इसको धर्म की बुनियाद पर मत समझिए। ये देश में न्याय और कानून, न्यायपालिका का राज है और संविधान का है, इसलिए संविधान के दायरे में ये जो काम हो रहा है ये गलत काम हो रहा है। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भी कहीं कोई दहशतगर्दाना वाकया जो है वो सामने आता है, कोई पेश आता है, कहीं भी किसी भी जगह हो, सबसे पहले टारगेट जो किया जाता है वो मुस्लिम तबके के नौजवानों को किया जाता है। फिर क्यों नहीं सवाल उठे कि भाई एक तबका है? देखिए, ऐसा है नहीं। आप अगर देखेंगे तो बहुत से लोग हैं इस सब के अंदर, पूरे के पूरे जो खालिस्तान के आंदोलन में थे दूसरे लोग भी थे। तो खाली आप ये मत समझिए कि मुस्लिम हैं, दूसरे लोग भी हैं, हिंदू लोगों के अंदर भी गिरफ्तार हुए हैं जो दहशतगर्दी के काम में लगे हुए हैं। दहशतगर्दी सिर्फ यही नहीं है, कई तरह की दहशतगर्दियां हैं। आप अगर देखिए, किसी का भय दोहन करना, किसी को मारना, लूटना, पूरे समाज को आतंकित करके गुंडागर्दी करना, डकैती डालना, ये भी तो दहशतगर्दी है। कई तरह की दहशतगर्दी है। उस दहशतगर्दी में कौन लोग ज़्यादा हैं? तो आप कह दीजिए बहुसंख्यक समाज के लोग ज़्यादा हैं।
तो इस तरीके से न देखा जाए। इस देश के अंदर कानून सम्मत राज चलेगा, इस देश के अंदर आईन है, इस देश के अंदर बादशाहियत नहीं है, शहनशाहियत नहीं है, ये धर्म आधारित राज्य नहीं है, ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। इस बात को बार बार मैं कहता हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और जो लोग इस बात को कहते हैं कि मुस्लिम नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, फलाने धर्म, वो इस बात की कोशिश करते हैं कि इस देश को थियोक्रेटिक रास्ते पर ले जाया जाए। वो लोग कहीं ना कहीं इस बात की वकालत करने लगते हैं कि हिंदुस्तान को धर्म आधारित राज्य बनाया जाए। और धर्म आधारित राज्य बनाने के लिए किसको फायदा होता है? इस देश के अंदर अक्सरियत के अंदर जो फिरका परस्ती की रास्ते पकड़ते हैं उनको फायदा होता है। इसलिए आप इस शब्द के, आपके इस शब्द का मैं समर्थक नहीं हूं जो आप कहते हैं। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, बड़े अदब के साथ ये कहना चाहता हूं, आज भी उनके दिमाग में दो राष्ट्र के सिद्धांत की कल्पना है जो इस देश के अंदर नकार दिया गया है। बिल्कुल। अमरेश जी, क्या कहेंगे आप? सवाल इन्होंने जो उठाया है कि भाई ये काम जो है वो यूपीए सरकार या फिर उन स्टेट्स में ज्यादा हो रहा है जहां पर कांग्रेस की हुकूमतें हैं। कांग्रेस को जो है वो मोटे तौर पे माना जाता है कि मुसलमान उसके सपोर्टर हैं। अगर कांग्रेस हुकूमती ऐसा करेगी तो फिर किसके पास वो जाएंगे? नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या आप इनकी इस बात से जो है वो इत्तेफाक रखते हैं? ये कह रहे हैं कि आप इसे किसी तबके से जोड़ करके मत देखिए, ये तो कानून का मामला है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि जब आप एक ही तबके के लोगों को ज्यादा पकड़ते हैं, उन्हीं को टारगेट ज्यादा करते हैं, तो फिर क्यों ये सवाल नहीं पैदा हो कि किसी एक तबके को टारगेट किया जाए? कांग्रेस में देखिए दक्षिणपंथी हिस्सा भी है, वामपंथी हिस्सा भी है। ये भी सही है कि दक्षिणपंथी हिस्सा हावी है, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस के अंदर आज की तारीख में अगर देखिए तो दक्षिणपंथी हिस्सा हावी है, चाहे वो आर्थिक नीतियों में, चाहे वो जो गृह नीतियां हैं, हिंदुस्तान की जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं उसमें। और यहाँ तक कि आपको मैं ये बता दूँ कि बहुत हाई लेवल पे जो दिग्विजय सिंह ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जिसमें ये कहा गया था कि 150 ऐसे संगठन हैं हिंदुस्तान में, जो एनजीओज, जो आरएसएस जिनको इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। यहाँ तक कि उसमें एविडेंस है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को आरएसएस ने इन्फिल्ट्रेट किया है, सीबीआई को किया है, आईबी को किया है, जिसपे मुशर्रफ उनकी मुशर्रफ साहब की पूरी किताब है हु गिल्ड कर करे, उसी पे है कि आज का जो आईबी है वो आरएसएस हो गया है, उसका आईबी का नाम बदल के आरएसएस रख देना चाहिए, ये उनकी किताब है बाकायदा। तो ये एक भारी लेवल का जो ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस सर्विसेज में इन्फिल्ट्रेशन है फैसिस्ट फोर्सेस का, आरएसएस जैसी ताकतों का, ये 1977 से चल रहा है, जब सबसे पहले जनता पार्टी बनी और बीजेपी के लोग उस समय मर्ज कर गए थे जनता पार्टी में, तो उस समय से ये चल रहा है। मीडिया में आप देखिएगा कि इस बड़े लेवल पे ये विचारधाराएं जो हैं ये अलग बात है। सवाल ये है कि जिस तरीके से मुस्लिम तबके के नौजवानों को जो है वो दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आप इसे किसी मजहब से मत जोड़िए, ये तो कानून का मामला है, अगर कोई गलती करेगा उसकी सजा भी भुगतेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब वो कोर्ट से जो है बाइज्जत रिहा होते हैं तब कौन उसकी जो है वो सुध लेता है, कौन उसको जो है देखता है, कौन उसके पीछे खड़ा होता है? जो इनकी बात है कि एक तबके के रूप में ना देखा जाना चाहिए, हमारे ख्याल से कि तबके के रूप में देखा जाना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं कि एक तबके पे हमला हो रहा है और फैसिज्म का ये तरीका है, जैसे आप मान रहे हैं कि वाकई एक तबके के ऊपर हमला हो रहा है। तकरीबन 9 साल से 20 साल नहीं, 9 साल नहीं, 93 मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, सेंटर की बात कर रहा हूं। तकरीबन जो है पिछले 8.5-9 साल से, अरे वो तो छोड़ दिए, मैं 93 और उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कौन इसका जिम्मेदार? हम बता रहे हैं ना, 93 मुंबई ब्लास्ट के बाद, उस समय भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंटर में, हालांकि स्टेट में महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शरद पवार मुख्यमंत्री थे। उसके बाद से लगातार मैंने तो इस पर कई आर्टिकल, मतलब अब मैं उस पर अगर शुरू हो जाऊं तो फिर एक केस के बारे में मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन 93 के बाद से ये पूरी प्रक्रिया चली है। और इसमें सीधे मैं कहता हूं इजराइल का हाथ है, इजराइल का, आरएसएस का, इन ताकतों का गठजोड़ है। 91 में आपस में मिले हुए सबसे बड़ी गलती, टारगेट जो है वो टारगेट के ऊपर मुसलमान है, आप ये कह रहे हैं। टारगेट वो मुसलमान। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। एमएस खान साहब, आप बताइए आपको क्या लगता है कानून का नजरिया जो है वो क्या है इस मामले को लेकर के? चूंकि कहीं भी दहशतगर्दाना वाकया जो है वो पेश आता है, सबसे पहले जो टारगेट किया जाता है वो मुस्लिम तबके के नौजवान को ही किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। टेलीविजन के ऊपर खबरें भी आ जाती हैं, अखबार की सुर्खियां भी बन जाती हैं, और जो है वो इंटेलिजेंस की तरफ से भी एक जो है वो बयान जारी हो जाता है कि हाँ इसमें फला जो है वो ग्रुप का हाथ है या इसमें फला लोगों का हाथ है। मैं एक तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, तो वो नहीं कहूँगा कि पर्टिकुलर तबके को टारगेट किया जा रहा है, नहीं जा रहा। जहाँ तक लीगल क्वेश्चन की बात है, तो किसी भी तबके को आप टारगेट करें, उसको कम से कम लीगल एड तो प्रोवाइड करें। उस शख्स को पकड़कर जेलों में ठूस दिया जाता है,
यहाँ तक कि वकील जो उनका मुकदमा तक लड़ने नहीं आते, जो वकील उनका मुकदमा लड़ने आते हैं उनको भी धमकाया जाता है। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि अगर एक आदमी एक स्टेट पे पकड़ा गया तो दूसरे स्टेट की एजेंसीज उसको आकर ले जाती हैं और वो कम से कम 10-12 साल, जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है कि उसको एक स्टेट में पुलिस दूसरी स्टेट में ले गई, वहाँ पर इंटरोगेट किया, वहाँ 5-7 मुकदमे लगाए, फिर तीसरी स्टेट की पुलिस उसको ले गई, वहाँ पर उसको 5-7 मुकदमे लगाए। तो 4-5 साल का जो अरसा होता है वो उसका ट्रैवल में बीत जाता है। तो 4-5 साल का अरसा उसका ट्रैवल में बीत गया तो मुकदमे की सुनवाई कहाँ होगी? तो अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, इन लड़कों को जो भी पकड़े जाते हैं, बात बिल्कुल सही है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनोसेंट है या गिल्टी है, तो कम से कम उसको इंसाफ तो दीजिए, मुकदमे तो चलाइए। सालों जेल में सड़ाते हैं, गवाह मैक्सिमम पुलिस के होते, वो पेश नहीं होते। तो इस तरह का माहौल बनाकर रखा जाता है कि जो दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़ा गया, नाइंसाफी के बाद जो है वो नाइंसाफियों का दौर जो है वो लगातार चलता रहता है। और मोहम्मद आमिर साहब इस वक्त हमारे साथ है, तकरीबन 14 साल जो है जेल में रहे हैं और महज 10 या 12 साल की उम्र थी इनकी जिस वक्त जो है इनको पकड़ लिया गया था दहशतगर्दी का इल्जाम लगा करके। आपको क्या लगता है? अतुल साहब ने ये बात कही है कि किसी एक तबके को ना देखें हम कि भाई ये किसी तबके से ताल्लुक रखता है, लेकिन आपका तजुर्बा क्या कहता है? चूंकि आपने जो है वो काल कोठरी में रह करके देखा है, आपने जो है वो दिन देखे होंगे, किस तरीके का आपके साथ सुलूक हुआ है गिरफ्तार करने के बाद, जेल में डालने के बाद। आपको लगा कभी कि वाकई जो है एक मुस्लिम होने का आपको जो है वो कहीं ना कहीं सजा मिल रही है? एक नहीं, कई उदाहरण हैं जो कि मेरे ऊपर पीते हैं। समाज में जिस तरह अच्छे और भले बुरे लोग और फ़िरका परस्ती और न्यूट्रल इंसान परस्त लोग होते हैं, इसी तरह यही लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। और बड़ा अफसोस की बात है, ये मुझको कहना पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है एक बड़ी तादाद अब फ़िरका परस्त जहन की हो चुकी है। मैं 2000 नवंबर की बात बताता हूँ, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया एक जेलर के थ्रू, तिहाड़ जेल के अंदर। और मैं उस वक्त अंदर इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उनको मैं भाया नहीं कि मैं उस उम्र में जो कि मेरी पढ़ाई थी सही है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे, मैंने अपने भविष्य बनाने की कोशिश की, अपना मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश की कि एक दिन मुझको उम्मीद थी कि मैं बेकसूर हूँ और मुझको एक इंसाफ ज़रूर मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, ज़रूर होगी आपकी, और रिहाई होगी, और रिहाई के बाद मैं जो है अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा, अपनी फैमिली को। उसके लिए तैयारी की, लेकिन सेकेंड ईयर में था बीए की, मैं पीपीपी कोर्स किया मैंने, उसको क्लियर करने के बाद बीए में दाखिला लिया और सेकेंड ईयर में था। 17 नवंबर 2000 को मेरे ऊपर हमला करवाया गया और उसके बाद मेरे ऊपर एक केस बना दिया गया, उसमें जो है कि ये जो है आपस में कैदियों में उलझ गए। उसी की बुनियाद पर मेरी जो है कपड़े छीन लिए गए, मेरी किताबें छीन ली गई, मेरी तालीम जो है वो रुक गई और 5 महीने तक एक अंडा सेल तन्हाई के रूप में डाल दिया गया। यानी आप कह रहे हैं कि जेल के अंदर रहने के बाद भी जो है आपके साथ नाइंसाफियों का दौर जो है वो चलता रहा। अतुल अंजान साहब, क्या आपको लगता है कि एक माइंडसेट जो है वो बन चुका है पुलिस का, खास तौर से और इंटेलिजेंस का, कि भाई जब भी कहीं दहशतगर्दी का कोई वाकया होता है तो उसके जहन में सिर्फ मुसलमान ही आते हैं? कई बार आपको लगता है कि जैसे आपने इशारा किया था ब्रेक में जाने से पहले कि जिनको गिरफ्तार किया जाता है, जिनके ऊपर इल्जामात लगते हैं दहशतगर्दी के, उनके मुकदमे लड़ने के लिए भी कोई वकील आपके लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई तैयार हो भी जाता है तो उसको भी जो है वो धमकियां मिलती हैं दूसरे लोगों की तरफ से। तो यानी जो नाइंसाफी है वो चलती रहती है और उनकी कोई सुनवाई करने वाला होता ही नहीं है। इस देश के अंदर नाइंसाफी सिर्फ एक तबके के खिलाफ नहीं है। हजारों हजार नौजवान इस देश के अंदर जो अक्सरियत के हैं, वो नक्सलवाद के नाम पर, माओवाद के नाम पर, टेररिस्ट के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, विस्तारवादी के नाम पर, अलगाववादी के नाम पर नागालैंड से लेकर के और क्या कहते हैं केरला तक जेल में है, और वो हजारों हजार की तादाद में। उनके भी सवाल वैसे ही हैं। वो भी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत गिरफ्तार है, वो भी शासन और प्रशासन के खिलाफ विद्रोह के लिए, वो भी देश विरोधी कामों में। इधर मैंने आपसे कहा ना, उसके अतिरिक्त ये जो बम ब्लास्ट के केस में, वो भी बम ब्लास्ट में गिरफ्तार है। उसमें बड़ी संख्या है आदिवासियों की, उनमें बड़ी संख्या है जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो हाशिए पे पड़े लोग हैं, जो रोजी और रोटी के लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी आर्थिक गुलामी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो सामाजिक सहभागिता के लिए लड़ रहे हैं, वो सब लोग भी हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इधर जो है मुस्लिम नौजवानों के साथ भी जो नाइंसाफी हो, जो हमारे मित्र बता रहे फासिस्ट, तो इसका मतलब है कि इंडियन स्टेट फासिस्ट हो गई है। ये कांग्रेस जब आती है फासिज्म लाती है। कांग्रेस तो फासिस्टों की गुनाह की एक सरपरस्त है। और इस देश के अंदर अगर इजराइल का गठजोड़ आया है तो किसने किया है? इस कांग्रेस पार्टी ने इजराइल का इस देश के अंदर सिफारत खाना नहीं था, और वो फिर वो कांग्रेस ने लाके खड़ा किया। कांग्रेस और आज कांग्रेस पार्टी, और बड़ी मुखालफत हुई थी उस वक्त, उसके बावजूद भी 30% भारत की सरकार का जो डिफेंस का सामान
हमारा साजो सामान लाया इजराइल से आ जाता रहा है। हाँ? जी, वो सब का सब इजराइल से आ रहा बिल्कुल, है। इजराइल तो इस देश के अंदर अगर फासिज्म को कायम किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इस देश के अंदर इजराइल का नेक्सस तैयार किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी से, और इजराइल, कांग्रेस पार्टी और फासिज्म तीनों मिलकर के मुसलमानों के खिलाफ चक्रव्यूह खड़ा कर रहे हैं। तो आखिर इसका रास्ता क्या है, प्रश्न ये है। और मैं समझता हूं कि कोई आदमी अच्छा और कोई आदमी बुरा है, वामपंथी और दक्षिणपंथी सब चक्करों में मैं जाना नहीं चाहता। ये एक हसीन तरीका है चीजों से बाहर निकलने का, अपने आप को बचाने का। मुनज्जम तरीके से पूरी तौर से आप देखिए कांग्रेस पार्टी है क्या। कांग्रेस पार्टी समाज के अंदर गरीब गुरबा, अकलियत, हाशिए पे पड़े हुए लोगों के खिलाफ और काम करने वाली एक पार्टी ही नहीं, एक सरकार है। और जहां तक एक शख्स की बात कही गई कि उनकी रिपट आ गई, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को रपट दिया। ऐसी कितनी रपटें कांग्रेस पार्टी में आती हैं और कांग्रेस पार्टी रपटती चली जाती है। और छोड़िए, वो क्या आदमी एंटी फासिस्ट होगा जो आदमी खुद आरएसएस के अंदर रहा हो, आरएसएस की ट्रेनिंग हो, जो पहला चुनाव ही आरएसएस और जनसंघ के चुनाव निशान से लड़ा हो, और फिर इधर उधर की बात करना। आरएसएस के खिलाफ लफ्जों से नहीं लड़ा जाता, आरएसएस के खिलाफ विचारधारा से लड़ा जाता है, विचारधारा से। तो हम सब लोग तो उस जमात के लोग हैं, बस चाहे जो हो जाए। हमारा और आरएसएस का बड़ा प्रेम है, ये वैसा ही प्रेम है जैसे सांप और नेवले का प्रेम होता है। तो हमारा उनका तो प्रेम चलता नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों की भी सांप्रदायिक राजनीति करने वाले और बहुसंख्यकों की भी सांप्रदायिक राजनीति करने वाले दोनों एक साथ मिल बैठ करके बात करते हैं, क्योंकि दोनों की दुकानें, दोनों का रास्ता वही होता है। इसलिए ये बात तो कांग्रेस पार्टी को समझनी चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूं ना, अगर कांग्रेस पार्टी बड़ी अक़लियतों की हिमायत में खड़ी है तो सबसे ज्यादा क्यों कांग्रेस शासित राज्यों में बंद है? ये बम के धमाकों के अंदर बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करके हमने इसके ऊपर कन्वेंशन किया है। 9 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ा कन्वेंशन किया, और अब आने वाली 4 नवंबर को हम इस कन्वेंशन को कर रहे हैं और देश में हम मुहिम चला रहे हैं तमाम लोगों को लेकर, जो तमाम तरक्की पसंद लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश के अंदर ये दहशतगर्दी के नाम पर नौजवानों को, चाहे वो किसी मजहब में और किसी भी मिल्लत के मानने वाले हों और चाहे किसी भी जात के हों, उनके साथ नाइंसाफी ना हो। और बड़े पैमाने पर अभी देखने में ये आ रहा है कि मुस्लिम नौजवानों को खासतौर से इन राज्यों में सरकार की तरफ से गिरफ्तार किया जा रहा है, लंबे अरसे तक जेल में डाला जा रहा है, उनको कानूनी रास्ते से कोई मदद नहीं मिलने दी जा रही है। हम तो कह रहे ना, बाराबंकी के मामले में सारे वकीलों ने हड़ताल कर दी, एक मुस्लिम नौजवान पर बम और आतंकवाद का मुकदमा कायम करके। कौन खड़ा हुआ? हमारी पार्टी का जिला मंत्री रणधीर सिंह सुमन एडवोकेट है वहां, वो उसको खिलाफ खड़े हुए और उसका मुकदमा उलझे और वो गए कचहरी में उनकी जमानत के लिए, और बाद में स्थिति बदली। तो हम उस लड़ाई को चाहते हैं कि जो सही माने में खांटी सेकुलर लोग हों। 2 तरह के सेकुलर हैं, एक सेकुलर गुंडे हैं और एक खांटी सेकुलर हैं। सेकुलर गुंडे तबीयत देख करके वोटों के लिए अपना रंग चमेलियन की तरह, गिरगिट की तरह बदल देते हैं। उनसे बच करके इस देश के अंदर मुस्लिम नौजवानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको मुद्दा बना करके हम लड़ रहे हैं। साथ ही साथ और दूसरे नौजवान जो दूसरे मजहब के, उनका भी सवाल दोनों को नाइंसाफी कानून की निगाह में दोनों के खिलाफ हो रही है। इंसाफ सबको मिलना चाहिए। अमरेश जी, आपको नहीं लगता कि जैसे वकील जो है वो तो मुकदमा लड़ने को तैयार होते ही नहीं है? एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी किसी के ऊपर दहशतगर्दी का, देशद्रोह का इल्जाम लगता है किसी मुस्लिम नौजवान के ऊपर, ऐसे हालात में उसके जो घर वाले हैं वो तो उसके साथ रहते हैं, पड़ोसी भी जो है उसको हिकारत की नज़र से देखते हैं, और जो उनसे वोट लेते हैं नेता लीडर्स जो हैं वो भी उससे जो है वो किनारा कशी कर लेते हैं, दूर जो है वो हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए कतई तैयार नहीं होते। और फिर ऐसे में हम कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं और हम मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द हैं। कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं, आपने भी जो है यही इशारा किया है। आपको नहीं लगता कि आप लोग जो हैं, खास तौर से कांग्रेस की बात अगर मैं करूं या फिर जो है लीडर्स की बात मैं करूं, कि वो घड़ियाली आंसू तो बहाते हैं लेकिन असल में जो कुछ करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं करते? दिग्विजय सिंह को मैं फरवरी 2010 में संजरपुर ले गया था, जहाँ से आप पूरा जानते हैं। 20 से ऊपर लड़कों को उठाया गया, कई लोग अंदर हैं, कई लोग वो एब्सकॉन्डिंग हैं। उसके बाद 15 मार्च को MS खान साहब इस बात के वो हैं, गवाह हैं, ये भी साथ थे। इनको लेके हम लोग गृह मंत्री से मिले और गृह मंत्री ने उस समय हम लोग एक ही डिमांड थी कि सारे जो लड़के हैं 6 राज्यों में हैं, सारे इनके केसेस क्लब किए जाएं और इन पे एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए दिल्ली में, ताकि इनको जस्टिस तो मिल सके।
और उसके बाद चिदम्बरम जो थे ये उस समय के होम मिनिस्टर, उन्होंने हम लोग की बात नहीं मानी, बड़ी बकझक भी हुई। ये एकदम सामने है, आप इनसे पूछ सकते हैं। हम लोग की खुद की, जबकि मैं कांग्रेस में हूँ, उनकी आमने सामने तू मैं हो गई। अब क्या है देखिए कि सीधी बात है कि अभी इस सवाल पे कांग्रेस जो है अगर संवेदनशील नहीं हुई, या कांग्रेस प्रेसिडेंट पे मैं सीधे कहूँगा, या जो कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है वो अगर इस सवाल पे संवेदनशील नहीं हुआ, तो ये बहुत मुमकिन है कि और भी मुद्दे बन रहे हैं कि कांग्रेस में आने वाले दिनों में, और ये खुलासा मैं पहली बार कर रहा हूँ, कांग्रेस में आने वाले दिनों में स्प्लिट हो जाएगा पार्टी। सीधी बात है। इस इशू को लेकर, इस इशू को लेकर और भी इश्यूज हैं, पर ये एक बहुत ही मेजर इशू होने वाला है, और कांग्रेस स्प्लिट की तरफ बढ़ रही है। जब 1969 में सीपीआई की मदद से इंदिरा गांधी ये स्प्लिट की थी, उन्होंने एक लेफ्ट डायरेक्शन लिया था, हम लोग उसी दिशा में कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है वकील साहब कि आपने भी एक चीज का जो है वो खुलासा तो किया है, और ये बात हकीकत भी है, पहले भी जो है सबके सामने आ चुकी है कि जो है इनके मुकदमे लड़ने को कोई तैयार नहीं होता, कोई इतना जो है वो साहस नहीं दिखाता, कोई इतनी हिम्मत नहीं दिखाता कि इनके मुकदमे जो है, जो भी जिनको भी टारगेट किया गया या जिनके ऊपर भी इल्जामात लगाए, कोई लड़ने को तैयार नहीं होता। फिर उनको जो धमकियां भी मिलती हैं, और उसके बाद जो है वो नाइंसाफी का जो एक सिस्टम है या जो दौर है वो चलता ही रहता है। आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम असल में है कहाँ? कोई सुनने वाला है ही नहीं क्या इस तबके की? देखिए, प्रॉब्लम तो सिस्टम में नजर आती है। जुडिशरी हमारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जुडिशरी के खिलाफ मैं नहीं जा सकता, जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे लड़के एक्विट भी होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी तो स्टेट की है, आपने लड़के को पकड़ा और जेल के अंदर डाल दिया, रिमांड की स्टेज पर उसको वकील नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कसाब की जजमेंट में कहा है कि सारे मजिस्ट्रेट्स को डायरेक्शन दिया गया है कि जब एक्यूज को पेश किया जाए रिमांड की डेट पर, फर्स्ट डेट पर उसको काउंसिल प्रोवाइड कराया जाए। एक्यूज को खुद नहीं पता होता मेरा राइट क्या है। 164 का बयान उसको बेवकूफ़ बनाकर या धमकाकर उसका 164 का कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया जाता है, जो कि बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह के एक लीगल जो रिक्वायरमेंट होती है मुलजिम को, जो शुरू से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। दूसरा, जो लोग सामने आते हैं उन पर स्टेट ही दबाव बनाती है। मेरे साथ क्या होता है, मैं यूपी में मुकदमे करने जाता हूँ, लोकल LIU यूनिट वाले जिनको मैं फ़ोन करता हूँ उनके पास पहुँचती है, यहाँ तक कि मेरे नाना उनके पास LIU के ऑफिसर जाकर बोलते हैं कि तुम्हारा नवासा जो आतंकवादी को केस कर रहा है उसको मना करोगे, केस ना करे। तो ये कुल मिलाकर टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी हो, ये नहीं चाहते कि जो लड़के पकड़े गए हैं ये बाहर आए और इनको जो मुकदमा इनका लड़ने जाता है उसको भी धमकाकर घर में बिठा देते। नहीं, आपको क्या मतलब, जो भी आपने वजह बताई, कहीं इसके पीछे एक वजह ये तो नहीं लगती कि वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो, मैं बता रहा हूं, मुकदमों में नाकामियों को छिपाने के लिए सब कुछ ऐसा होता है। देखिए, मैं तकरीबन 135 से 150 ऐसे नौजवानों के, लड़कों के मुकदमे कर चुका हूं, 85% एक्विट हुए। मुकदमों में कोई जान नहीं होती। किसी को अगर आतंकवादी बनाना है, आप सिर्फ 10 ग्राम RDX लीजिए और उसको FSL भेज दीजिए, बाकी का 10 किलो जो बचा वो RDX बन गया। इस तरह करके ऐसे मैं पकड़ा गया, मेरा खुलासा ले लिया कि साहब मैंने मुंबई में बम फोड़ा था, वहां की पुलिस मुझे ले जाएगी, वहां मेरा कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगी। तो एक जगह आतंकवादी बनने का मतलब ये नहीं कि आप उसी जगह मुकदमा फेस करेंगे, तमाम हिंदुस्तान में घुमा देंगे आपको। 2008 का मामला ले लीजिए, सितंबर 2008, लड़के यहाँ पकड़े गए, उनके ऊपर अहमदाबाद में मुकदमे लगा दिए गए, उनके राजस्थान में उनके मुकदमे लगा दिए गए। गुजरात गवर्नमेंट ने 268 इन्वोक कर दी कि लड़के जेल से बाहर नहीं जाएंगे। जब जेल से बाहर नहीं जाएंगे तो ना मुंबई का मुकदमा चलेगा ना दिल्ली का मुकदमा चलेगा, वो फिर सुप्रीम कोर्ट से हमने क्वैश कराई। तो इस तरह का मामला, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी हमारी पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके माइंड सेट किया है कि एक तरफ तो इनको पकड़वा दो, फिर इनको बाहर न निकालो, फिर इनको हमदर्दी दिखाओगे, देखो हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, वोट बैंक की राजनीति। बिल्कुल, चूंकि जो है वो इन लोगों के आप मुकदमे लड़ते हैं, एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अफसर करीम साहब हैं, आप जानते हैं कि वो रिटायर्ड मेजर जनरल हैं और जो है सुरक्षा सलाहकार समिति के वो सदस्य भी रह चुके हैं, मेंबर्स भी रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि भाई जितने लोगों को भी जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है दहशतगर्दी के नाम पर, कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। उनको ये भी लगता है, उन्होंने बल्कि इंटेलिजेंस को जो आगाह किया है कि आप जो है वो इस चीज़ की ज़बरदस्त तरीके से तफ्तीश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नया जो है वो आतंकी संगठन जो है वो मुल्क के अंदर खड़ा हो रहा है। आपको लगता है कि कई बार सच्चाई तो कुछ ना कुछ होती है जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है? ऐसा है कि पुलिस अगर पकड़ती है, सच्चाई होती है, कोर्ट पे सामने आती है। मैं तो खुद ये कहता हूं कि आप जिसको पकड़ते हैं उसको मुकदमा स्पेशल कोर्ट बनाइए ना, अगर वो गिल्टी है उसको फांसी पर चढ़ा दो। मैं उसकी वकालत थोड़ी कराऊंगा, उसको छोड़ दो। आप उसको जो हमारा सेट प्रोसीजर है, जो हमारा लॉ कहता है, उसके हिसाब से उसका मुकदमा तो चलाइए। जो गवाह आपके, जो सबूत आपके पास है, कोर्ट में तो रखिए। लेकिन आप नहीं रखते तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्या जाहिर होता है कि फ्रेम किया आपने, मुकदमा नहीं चलाना चाहते। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है ये जो 14 साल थे, किस तरीके से जो है आपके ऊपर कहर बन करके ये टूटे थे, और कैसा आपको लगा था कि मतलब पूरी दुनिया ही लूट चुकी है और कोई आपका साथ देने वाला नहीं है ऐसे में? उस 14 साल के
कठिन सफ़र को बयान करना लफ्ज़ों में बहुत मुश्किल है थोड़े से समय में। कई तरह की परेशानी आई। दो पहलू मैं यहाँ पर जाहिर करना चाहूँगा। एक तो विक्टिम्स का पहलू होता है कि जो जेल में इल्ज़ामात के तहत जाता है और वो दुनिया के सामने होता है कि वो जेल में गया है, उसकी परेशानियाँ हैं, इतने समय से वो सुविधा से, आज़ादी से महरूम है वगैरह वगैरह। लेकिन एक दूसरा पहलू भी होता है जो कि अमूमन सामने नहीं आता है, वो होता है उसका फैमिली, उसके फैमिली के साथ क्या बीतती है। अमूमन ये देखा गया है जो विक्टिम्स होते हैं या के इल्ज़ामात के तहत जेल में बंद होकर जाते हैं, वो घर के जो है रिसोर्स होते हैं जो कि चलाने वाले होते हैं, उनके कफालत उन्हीं के ऊपर होती है, निर्भर होती है। और जब वो लोग चले जाते हैं पीछे उनका कोई ख्याल करने वाला नहीं होता है। यहाँ तक के सोसाइटी में से उनका बाइकाट किया जाता है। खुद मेरे वालिद साहब जब मोहल्ले में से निकलते थे और किसी को सलाम कर लिया करते थे तो लोग जो है मुंह फेर लिया करते थे, डरते थे कि यार कहीं हमने इनके सलाम का जवाब भी दे दिया तो कहीं पुलिस वाले हमारे घर पे ना आगे कुंडी बजाते हैं। सब दूर हो गए। 14 साल में मेरी तो दुनिया ही बदल गई। इस दौरान आपके वालिद का इंतकाल भी हो गया? मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मेरी वालिदा साहबा 2008 में जाके ब्रेन हेमरेज अटैक में पहुंच गई कि आज तक वो बिस्तर पर हैं। और इस दरमियान 14 साल के दरमियान कोई मदद के लिए नहीं आया, चाहे वो किसी पॉलिटिकल जो है कोई पॉलिटिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन हो या सिविल NGOs वगैरह हो। ज़रूरत है जो बातें हम कहें अगर उसका 40% भी हम उसको अमली तौर पर लागू कर लें तो इन चीज़ों से जो है बचा जा सकता है। जहाँ तक बाइकाट की बात होती है एडवोकेट के, ये खुद मेरे ऊपर 2007 में गाज़ियाबाद UP में मेरा केस चला। वहाँ पर सिर्फ इस वजह से मेरा केस को जो है लेने से वकीलों ने इनकार करती है कि ये जो है दहशतगर्दी के आरोपों में, ठीक है हमने बर्दाश्त किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि बॉम्बे में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के केस में सीनियर लॉयर्स खुद आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ रहे हैं। और तो ये कैसा इंसाफ है कि एक तबके के लिए तो जो है सीनियर जो है लॉयर्स आ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है केस लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे तबके के लिए जो है ऐसी बात नहीं है। क्या सिर्फ ये इसलिए कि मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान था और वो कर्नल पुरोहित और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा हैं, तो ये चीज जो पैदा हो रही है ये अपने आप में बड़ी गंभीर। बिल्कुल सवाल ये है कि क्या वाकई जानबूझ करके मुस्लिम तबके के नौजवानों के साथ जो है वो साजिशें हो रही हैं? क्या उनको जानबूझ करके जो है दहशतगर्दी के नाम पर फंसाया जा रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे इस प्रॉब्लम से, इस जो है परेशानी से बचा जा सकता है? अमरीश जी आप बताइए, कांग्रेस और BJP और लेफ्ट और दूसरी पार्टियां, हम पार्टियों का तो जिक्र करते हैं, हम देखते हैं कि जो इंसानी हुकूक कमीशन है और माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो तकरीबन या पूरी तरीके से देखा जाए तो वो अक़लियती तबके के लिए ही बनी है। अक़लियती तबके में कोई भी हो सकता है। हम देखते हैं कि उनका जो रवैया होता है, उनका जो रोल होता है ऐसे लोगों के लिए, वो भी जो है वो ज़ीरो हो जाता है, वो भी कुछ नहीं करते। बाटला हाउस हुआ, बाटला हाउस में जब ये शोर मचा कि वो एनकाउंटर फेक है तो प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे डेलीगेशन गए। प्रधानमंत्री ने ये उस समय इस मामले में कोई स्टैंड नहीं लिया तो लोग कोर्ट गए। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक रिपोर्ट बाटला हाउस पे बना के दे। NHRC ने पूरा पुलिस को क्लीन चिट दे दिया। अब जब कोर्ट, अब आप देखिए, अब नेक्सस देखिए आप, प्रधानमंत्री, कोर्ट, NHRC, कोर्ट। अब आप कोर्ट पे जाएंगे, अगर आप कोर्ट में SLP फाइल करेंगे इस मुद्दे पे तो वो कह देगा NHRC देखो, वो वहीं रिजेक्ट कर देगा। अब आप ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने क्या विकल्प है? मैं अतुल अंजान साहब से भी जानना चाहता हूं कि इस तरह की सिचुएशन में या तो हम कम्युनिस्ट लोग जाएं अपने पुराने रास्ते पे हथियार उठाएं या क्या करें? बताइए, कोई ऑप्शन क्या है? देखिए, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है। आज की इतनी जो स्थिति है, पूरा केओस है। और हुआ क्या है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो PMO है वो इतना कमजोर हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि कांग्रेस और सरकार की बात मैं करूं, UPA की हुकूमत है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे सलमान खुर्शीद हो और चाहे दिग्विजय सिंह साहब हो, इलेक्शन के दौरान जब UP में इलेक्शन हो रहा था तो सलमान खुर्शीद साहब ने तो कहा था कि जो है वो बाटला हाउस एनकाउंटर का जो एक फोटोग्राफ्स उन्होंने दिखाया होगा मैडम को, वो रो पड़ी थी। और लगातार जो है दिग्विजय सिंह साहब भी इसकी लगातार मजम्मत करते आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर था। एक तरफ पार्टी के इतने बड़े लीडर्स हैं जो इसको फेक एनकाउंटर बता रहे हैं और एक तरफ जो है वो हुकूमत है। तालमेल नहीं है आपस में, या फिर खाली वो सियासी जो है वो रोटियां सेकने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं? मैं आपको एक खुलासा कर दूं। आज इस समय
मेरा मतलब मेरे ऊपर मानहानि का वो लग सकता है, लेकिन मैं तैयार हूँ। इस समय जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं नारायणन, M.K. नारायणन इज द मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल who advised the Prime Minister against initiating an inquiry in Batla House। तो जब इस तरह के लोग आपके पास हैं तो फिर भैया ऐसा है कि 2-3 साल में हम लोग भी मैक्सिमम 1-2 साल कांग्रेस में रहेंगे, उसके बाद शहर से लेकर जंगल तक का रास्ता खाली है हमारे। मतलब आप कांग्रेस में रह करके ही आपको भी ये बात जो है, इस बात का एहसास है कि वाकई ही लीडर्स बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बिल्कुल। और 1-2 साल में मैं तो साफ कह रहा हूं कि हमारे लिए, हम कम्युनिस्टों के लिए शहर से लेके जंगल तक का रास्ता है और हम लोग कहाँ गायब हो जाएंगे। लेकिन आपके सियासी पहलू को जो है वो इस वक्त जो है लोग जरूर देखेंगे कि भाई आप हैं कांग्रेस के और खुद को कम्युनिस्ट बता रहे हैं। हाँ, लेकिन हम हैं तो पहले तो मेरी शुरुआत CPI-ML से हुई है। मैं तो अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट रहा हूँ, नक्सलाइट रहा हूँ। आपको लगता है कि जैसे मैंने इलेक्शन का जिक्र किया था कि आप जो है वो बयान तो कुछ भी दे लें कि भाई वो जो है वो रो गई थी और ये सही है या गलत है, लेकिन अगर जो बयान दे रहे हैं, अगर हम हकीकत में ईमानदारी से उन बयानों के ऊपर अमल भी कर लें कि बाकी जो हमने कहा है उसके ऊपर अमल करें और वाकई जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो बेकसूर हैं, उनके साथ अगर सचमुच जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, अगर वो खड़े हो जाएं तो नाइंसाफियों का दौर जो है वो कम से कम उसमें कमी तो आए। इस मुल्क के अंदर 3 अलग एक तो जुडिशरी है। अब इसी जुडिशरी से आमिर रिहा होकर आए, वो बात अलग है कि 14 साल का बनवास इनको हो गया। और इस दौरान जो है ना जाने क्या क्या इन्होंने खो दिया। बहुतों ने बहुत कुछ खोया है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुतों ने बहुत कुछ खोया है और कानूनी और जीवन के अधिकार की लड़ाई में लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी है और जान दे दिया है। हम लोग उस बिरादरी के लोगों में हैं। प्रश्न यह है कि उसी अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय के हाथ पैर कान जो है वो समाज और समाज के अंग हैं और तमाम व्यवस्था के अंग हैं। उसी ने कहा NHRC से कि आप जरा रिपोर्ट दीजिए। NHRC ने दूसरी रिपोर्ट दे दी तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? और ये भी बताइए, NHRC और भी है, NHRC ने ऐसे बहुत से मुकदमे हैं, ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें सरकार की हालत ठीक कर दी, सरकार की तबीयत ठीक कर दी। उन्होंने फेक इनकाउंटर्स को बताया कि यहाँ आदिवासी नौजवानों को पुलिस ने निशाना लगा के मारा है और NHRC ने तमाम लोगों को जो है रिहेबिलिटेशन के लिए दिया, पैसा भी दिलवाया। तो इस देश के अंदर ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इस देश का संविधान और इस देश के अंदर आईन है। ये बार मैं कह रहा हूं, ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, ये धर्म आधारित राज्य नहीं है। इसलिए धर्म आधारित राज्य की कल्पना रखने वाले लोग, चाहे वो इस देश के अंदर हिंदू धर्म की पूरी व्यवस्था बना करके देश को हिंदू धर्म बना करके हिंदू देश बनाना चाहते हो, और चाहे इस देश के अंदर लोग जो निजाम मुस्तफा के नाम पर देश चलाना चाहते हो, दोनों से कहना चाहता हूं कि आईन की हिफाजत करने की बात सोचिए। और हम कम्युनिस्ट जो है ना, धर्म और लोकतंत्र दोनों को अलग रखते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था, दुनिया में अकेला देश था नेपाल, हिंदू देश। जो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में सत्ता में आई ना, तो उसको सेकुलर स्टेट बना दिया। इस बात को समझिए। और यहां लड़ाई किस बात की हो रही है कि बगल में हमारा बांग्लादेश बना आजादी की लड़ाई में, यह लड़ाई शुरू हो गई, इसको धर्म आधारित देश बनाओ। इस सब चीजों को नोट करने की जरूरत है। उसका असर हमारे देश पर भी पड़ता है। हमारे देश के अगल बगल देश में जनतांत्रिक आंदोलन मजबूत होंगे, हमारे देश के अंदर जनतांत्रिक आंदोलन मजबूत होंगे। हमारे अगल बगल सेकुलर विचार तेजी से होंगे, हम लोग जैसे, हमारे जैसे लोग सेकुलरिज्म के लिए लड़ने वाले लोगों को मजबूती मिलेगी। लेकिन इस देश के अंदर संविधान अलग होगा और देश की न्यायपालिका अलग होगी, ये नहीं चलेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बेगुनाह नौजवान पकड़े गए हैं, आप इनको 6-6, 8-8 साल नहीं रख सकते। इसलिए हम इस सम्मेलन करके कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं करिए। आप फास्ट है, एक हम जुडिशियस सोसाइटी में जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं हर एक के साथ, और इसलिए आप तत्काल न्यायालयों की व्यवस्था करके साल भर में 90 दिन में चार्जशीट दीजिए और साल भर में उनके ऊपर जो फैसला लेना हो, ताकि निचली अदालत से ऊपर की अदालत तक लोगों को जाने का अवसर मिले। और जो लोग, आमिर जैसे लोग, अगर जो वो रिहा होकर के आते हैं तो देश और व्यवस्था और समाज को उसका प्रतिनिधित्व सरकार करती है। इनकी पूरी भरपाई करने का काम, कॉम्पनसेशन नहीं, इनको इनकी रिहेबिलिटेशन, इनका पुनर्वास, इनको नौकरी, इनको उचित नौकरी, और इनके माथे पर जो कलंक इस तरह का लगाया गया उसको पूछने के लिए सरकार और समाज आगे आए और जिम्मेदारी लेकर के इन्हें जिम्मेदार पदों पर बनाकर इनकी इकबाल को बरकरार रखा जाए। बिल्कुल। और चूंकि ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि चाहे हम जो है मालेगांव की बात करें,
चाहे मक्का मस्जिद का जो बम ब्लास्ट हुआ था उसकी बात करें, उसमें जो जिन लोगों और एक बात और खुर्शीद साहब, मैं कसाब की वकालत करने वाला आदमी नहीं। नहीं, यहाँ कोई और नहीं है। मैं कोई भी नहीं है यहाँ ना, पर। अभी यहाँ कहा तक कोई किसी भी ने, नहीं है। वो वकील सुप्रीम कोर्ट ने, ये ज्यादा दिन इन सब लोगों को रखना नहीं चाहिए। कानून के हिसाब से जो कुछ फैसला हो ये समाज में लटका कर रखने की जरूरत नहीं है। और मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, जो कुछ फैसला करना हो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, राष्ट्रपति को महीनों और सालों उसको लटकाए रहने का नहीं, वो चाहे संसद का मामला हो और चाहे कसाब को तो दुनिया ने देखा, अब उसके लिए क्या बहस की जरूरत है। और आतंकवादी, आतताई, इंसानियत के दुश्मन और कातिल, वो चाहे किसी मजहब के हों, उनको लोगों ने देखा, बख्शा नहीं जाएगा और बख्शा नहीं जा रहा है। ये बख्शा जाने का शब्द ही बेकार हो गया है। ये सरकार हमेशा रोज बकसती है। ऐसे लोगों का समाज में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पूरे समाज को प्रदूषित करते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कानून जो है वो, चूंकि कानून अपना काम करता है और सबूत चाहिए होते हैं, आपको लगता है कि कई बार जो है वो टॉर्चर भी किया जाता है, और आपने पहले भी इस बात का जिक्र कर दिया है कि उनको टॉर्चर करके कई बार उनसे जो है वो दस्तखत करा लिए जाते हैं, कन्फेशन ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नेचुरली जब अगर इन्वेस्टिगेशन आप फेयर करेंगे, आप किसी को उठाएंगे, तो अगर उससे पूछताछ करेंगे तो वो बताएगा। जब आप उससे कुबुलवाएंगे और जबरदस्ती झूठे इल्जाम लगाएंगे तो टॉर्चर तो करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है, ऐसे मामले मेरी नॉलेज में आए कि अक्यूज को 2-2 महीने उठा के रख लिया, कोई पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, और घर वाले यहाँ तक कि देखिए एक चीज मजेदार बात बता रहा हूँ, जहाँ माँ बाप ने कंप्लेंट कर दी, यूपी में मैटर है, वहां पर उन्होंने लड़के को उठाया, उसके पेरेंट्स ने कंप्लेंट कर दी, फैक्स कर दिए, तो चार्जशीट के अंदर पुलिस वाले लिख कर लाते हैं कि साहब इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको पता था कि ये पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने पहले कंप्लेंट कर दी। तो इस तरह के ही मामले आ रहे हैं और उसको भी घुमा देते हैं ये लोग। मेरे ख्याल से एक सवाल यहाँ और भी खड़ा हो रहा है, एक कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं, और ऐसे अधिकारी जो बार बार बेगुनाह लोगों के ऊपर कार्रवाई कराते हैं, इन लोगों की उनके खिलाफ एफआईआर नहीं, उनको नौकरी से तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। और इस देश के अंदर, राज्यों के अंदर ये देखना चाहिए कि ये जो एटीएस नाम की जमात बनाई गई है ये कितने हद तक फेयर है। जी बिल्कुल। क्या वाकई जो है मतलब आपके साथ भी इसी तरीके के जो है वाकई पेश आए? इंतहाई दर्दनाक अजियतें, इसके बारे में मैंने या तो गिरफ्तार नहीं कहता हूँ मैं, क्योंकि मुझको किडनैप किया गया था। अरेस्टिंग तो तब होती है जब वो कानून के अनुसार किया जाए। मेरा अपहरण किया गया था, मुझको अगवा किया गया था, तो अगवा करने के बाद कानून के रखवालों ने अगवा किया था। जी 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 जी, बड़ी हैरत की बात है, कानून के रखवालों में से कुछ लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया था, मैं पूरों को नहीं कहूँगा, उसमें अच्छे भी लोग हैं। तो जो है इससे पहले, अगवा होने से पहले मैंने या तो नावलों में, किताबों में जो है 3rd डिग्री और जो है अजियतों के बारे में पढ़ा था या फिल्मों में देखा था, लेकिन जो है मैंने अगवा होने के बाद अपने ऊपर लागू होता हुआ देखा कि अगर सादे के कागजात पर मैंने साइन नहीं किए तो मेरे हाथों के नाखून निकाल दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक शॉट लगाए गए, सर्फ का पानी पिलाया गया, और पोशीदा आज़ा में जो है पेट्रोल डाला गया, और भी कई तरह के जो है वो किए गए, टॉर्चर किए गए। ऐसे ऐसे टॉर्चर के उनके निशानात भी नहीं आते हैं, अगर आप मेडिकल कराना चाहें तो उस पर जो है आसानी से साबित नहीं होता है। एक जगह तो जो है मैं अपने जो है आइन का और कानून का बहुत जो है आदर सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा है कानून, लेकिन कमी है लागू करने में। NHRC है, उसकी अच्छी गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट्स की गाइडलाइंस हैं, लेकिन उसके ऊपर लागू नहीं होता है पूरी तरह। कहीं पर लागू हो जाता है, कहीं पर नहीं। मिसाल के तौर पर जब प्रज्ञा ओझा पुलिस कस्टडी में थी तो मैंने अखबार में पढ़ा, उस वक्त मैं जेल में था, और पढ़ा कि एडवाणी साहब गए प्रधानमंत्री के पास कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अच्छी बात है, किसी भी, मैं खिलाफ नहीं हूँ, अगर कोई टॉर्चर किया जा रहा है तो उसको टॉर्चर से निजात देनी चाहिए, गैर इंसानी। लेकिन ये है सवाल कि हमारे कैसे सेकुलर लीडरान हैं कि ऐसी जब बातें आती हैं तो वो क्यों चुप रहते हैं, डरे रहते हैं या बैठे रहते हैं? उनको भी तो जाना चाहिए। मामला है कतील का, मैं लेऊंगा यहाँ पर पुणे में, आपने जाना होगा, जुडिशियल कस्टडी में उसका मर्डर हुआ, हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर। अगर किसी का जुडिशियल कस्टडी में हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर कत्ल किया जा रहा है तो बाहर सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी क्या जो है गारंटी है? इसके अलावा कौन लीडरान है जो कि गए प्रधानमंत्री के पास इस मुद्दे को लेकर कि उसकी जो है जुडिशरी इंक्वायरी कराई जाए या उसकी फैमिली को रिहेबिलिटेट या मदद की जाए? आज तक कुछ नहीं है। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या दहशतगर्दी के नाम पर वाकई मुस्लिम तबके के नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है?
अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों और कैसे इस परेशानी से बचा जा सकता है? बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ही अतुल साहब ने पहली बार कह दिया था, शुरू में ही कह दिया था कि भाई इसको किसी तबके से जोड़ करके नहीं देखें? क्या वाकई जो है आप इनकी बात से सहमत है और लगता है कि किसी तबके से वाकई नहीं जोड़ना चाहिए? नहीं, मैंने कहा अक्सरियत में है, लेकिन दूसरे लोग भी हैं। हाँ, ये बात अतुल साहब की सही है कि महाराष्ट्र की जेलों के अंदर 36% जो है वो मुस्लिम है और उनकी टोटल आबादी आप देख लीजिए 10% के आसपास होगी। 10%। वही मैं कह रहा हूँ, 10% के आसपास। देश के अंदर दहशतगर्दी के नाम पर जो लोग बंद हैं तो 10% मिलेंगे माइनॉरिटी, 90% दूसरे लोग मिलेंगे। नहीं, अतुल साहब की ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ मुसलमानों को ही जो है टारगेट नहीं किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर दलितों को और यहाँ पर इनको, ये बात सही है। लेकिन इस बेल्ट के अंदर जैसा अतुल साहब ने कहा कि मुसलमानों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, इसमें एक चीज़ बड़ी जो ये है, जो काले कानून इस मुल्क के अंदर हैं, उन कानून के अंदर जो अमिटमेंट किए गए हैं उसके जरिए मुसलमानों को ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है कानूनी बहुत जानकार मौजूद हैं, खान साहब। ये यूएपीए जो कानून है ये पूरी तरीके से टाडा और पोटा को इम्प्लीमेंट कर रहा है और यूएपीए कानून के जरिए ही यहाँ पे मुसलमानों को ज़्यादातर निशाना बनाया यूएपीए कानून के जरिए। तो मेरा सवाल भी ये है, जो कानून के जानकार हैं उनसे, क्या ये यूएपीए जो कानून है इसको अगर रिमूव कर लिया जाए तो मुसलमानों की जो साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगने के ज़्यादा चांसेस हैं या नहीं? जी, और कोई? मेरा सवाल ये है कि जो मतलब जब गिरफ्तार होता है, जब कोई मतलब कोई टेररिस्ट उसमें, तो न्यूज़पेपर में मतलब फर्स्ट प्रिंट पर दिखा दिया जाता है उसको, और लेकिन अगर जो बेकसूर निकल गए, जब बेकसूर निकलता है वो, तो उसे बिल्कुल छोटे से प्रिंट पे दिखाया जाता है। तो देते ऐसा क्यों? खासकर हिंदी अखबारों में तो बिल्कुल दिखाया ही नहीं जाता। ठीक है, बिकने वाली खबर जो होती है। अच्छा खान साहब, कानून के जानकार आप हैं, ये सवाल सभी से है, लेकिन आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा कानून है उसमें कहीं कुछ बदलाव की, तब्दीली की जरूरत है? क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तब भी कई बार हम देखते हैं कि वो जानिबदाराना रवैया जो है, सौतेला व्यवहार जो है, उसकी शिकायतें भी होती हैं। क्या कानून ऐसा बन सकता है कि आप कुछ भी करें लेकिन जो है वो इंसाफ जरूर मिले? देखिए, कानून जो है गलत, उसमें टाडा पोटा मकोका में एक प्रोविजन था कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो आप देंगे वो आपके खिलाफ यूज होगा और आपके जो कोई है उनके खिलाफ भी यूज होगा। सिर्फ यूएपीए में यही फर्क है कि इसमें वो प्रोविजन नहीं डाला गया, वरना हालात और बुरे हो जाते। कानून खराब नहीं है, कानून का इस्तेमाल करने वाले लोग खराब हैं। अगर कानून को आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कहीं मिसयूज नहीं होगा। यूएपीए में वो मिसयूज का जो प्रोविजन था 32 पोटा में था, वो नहीं है। और हालांकि ऐसा साबित नहीं होता कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। जब आपका जो बेस होता, जिस एलिगेशन पर आप लेकर आते हैं कि एक्सप्लोजिव बरामद हुआ या हमने इसको वहां से पकड़ा, जब वो सर्वाइव नहीं करता एलिगेशन, तो यूएपीए एक्ट भी पिक्चर में नहीं आता। और दूसरी सवाल जो ये कर रहे थे कि रिहेबिलिटेशन, जैसे अतुल साहब ने कहा कि बहुत बढ़िया बात कही कि जब किसी को सुप्रीम कोर्ट रिहा करता है तो उसको जब आप बाहर आता है तो उसका रिहेबिलिटेशन सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार ने ही उसको पकड़ा, सरकार ने ही उसको प्रोसिक्यूट किया। और तीसरी बात जो कही कि मीडिया के लिए क्या है कि खबर बिकने वाली। 3 आतंकवादी पकड़े गए, गिरफ्तार, पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि साहब ये देखिए सामान, आरोपी नहीं सीधे आतंकवादी, सीधा साबित कर देते हैं कि सीधा आतंकवादी। इवन यूपी कोर्ट में जब जाता हूं तो पुलिस वाले से पूछता भाई मुलजिम कब आएंगे, तो कहता हाँ आतंकवादी वो अभी आने वाले हैं। इस तरह का एटीट्यूड रहता है। जी, ये एक चीज जो है मुआवजे की बात जो होती है, मुआवजा, अगर हम बात करें मक्का मस्जिद में, मुआवजा किस चीज का? मुआवजा नहीं, इनको रिहेबिलिट कीजिए, इनकी लाइफ बर्बाद किया आपने, उसको मुआवजा भीख नहीं मांग रहे ये लोग, इनकी जिंदगी आपने बर्बाद की है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनकी जिंदगी दोबारा संवारें। मैं समझता हूं क्योंकि मक्का मस्जिद के जो मक्का मस्जिद, अब क्या मिला 20,000 छोड़िए उसको। मैं 3 लाख रुपए जो है उनको दिए गए थे, वो बहुत कम रकम है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत तो हुई थी कि हाँ भाई चलो देना शुरू किया। एनएचआरसी का काम नहीं है कि जो लोग बेगुनाह छूटे हैं उनके जीवन को फिर से स्थापित करना, उनको पुनर्स्थापित करना की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, इसको देखना चाहिए। मोहम्मद आमिर, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? आपको क्या लगता है जो 14 साल हैं या जो कुछ आपने गंवाया है वो वापस नहीं आ सकता, पैसा जो है उसकी भरपाई कतई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सरकार से जो है, हुकूमत से आपकी क्या डिमांड्स रहेंगे और क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ लगता है आपको, ताकि इस तरह की परेशानियां जो है वो दूसरे नौजवानों के साथ नहीं हो? देखिए, हम एक हिंदुस्तान के सिटीज़न हैं, हमारे कुछ हकूक़ हैं, इंसान हैं, उसके नज़रिए से भी हमारे हकूक़ हैं और ज़िम्मेदारी बनती है स्टेट की कि अगर किसी को ऐसे केसों में या किसी भी केस में फ़र्ज़ी तौर से फंसाया जाता है और वो अदालत से बरी होकर निकलता है तो उसको रिहेबिलिटेट करे, उनको कंपनसेशन दे। वो जो दर्द और ज़ख़म जो वो खा चुके हैं उसको भरा नहीं जा सकता, लेकिन मरहम थोड़ा बहुत लग सकता है। एक चीज़, रिहेबिलिटेशन मरहम नहीं है,
रिहेबिलिटेशन Right इस है। बात का नहीं, इस बात का सबूत बनेगा कि सरकार ने गलत किया आपने गलत किया था। उसकी जो है रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। आपके माथे पर लगा हुआ सारा टीका हटा के, दाग जो है वो हटा के सरकार अपने सम्मानित ऊपर करना शर्मसार हो रही है। सम्मान, जब भी मैंने मुआवजे को सम्मान- गलत सम्मान मुआवजा का- नहीं दिया, सम्मान है, बजा गैलेंट्री अवार्ड है एक तरीके। बजा फरमाया। साथ में एक चीज और मैं जोड़ूंगा यहाँ पर, सिर्फ हम गवर्नमेंट के ऊपर ही क्यों उंगली उठाते हैं? हमारे जो सिविल सोसाइटीज हैं, एनजीओज हैं, या कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और उनको उनको भी भी जिम्मेदारियों को वो अदा क्यों करना ना चाहिए। आए अपने अपने जो है पॉलिटिकल विंग के अंदर एक ऐसा सेल बनाए कि जो है वो इसके ऊपर काम करें। हम जब, ये गांधी का देश है, गांधी जी पहले अपने ऊपर लागू करते थे और फिर वो दूसरों के लिए कहा करते थे। मेरे ख्याल से आज जो है अमल की जरूरत है। कंपनसेशन की जहां तक ताल्लुक है, तो मेरी आज तक एप्लीकेशन दिल्ली होम मिनिस्ट्री में पेंडिंग है। फरवरी या मार्च में मुझको दिल्ली होम मिनिस्ट्री में बुलाया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद राय की द्वारा, और 2.5 घंटे उन्होंने मेरे साथ मीटिंग की रिहेबिलिटेशन कंपनसेशन के ऊपर। ये वो दौर था, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये वो समय था कि जब मीडिया में मेरे ताल्लुक से बरी होने की खबरें और जो है मेरे केस की बारे में काफ़ी रोशनी डाली जा रही थी। जब तक मीडिया में सुर्खी रही तब तक उन्होंने जो है इसके ऊपर आपको ध्यान बुलाते रखा, रहे। बुलाया, और जब वो बात खत्म हुई या पुरानी आई हुई गई तो तो उसको आज आप तक जो है इस पे कोई ना मुझको बताया जा रहा है कि उस मीटिंग का क्या नतीजा निकला। मैंने जो ये एप्लीकेशन जो है दाखिल की है लिखित में, उसके बारे में भी कि क्या कार्रवाई की जा रही है या क्या किया जा सकता नहीं है, बताया सब गया। खामोशी है। और ना देने के लिए 1000 बहाने हैं और देने के लिए कुछ नहीं। खाली आपको जो है जज्बा चाहिए और आपको फैसला करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। वकील साहब, आपको क्या लगता है कि जैसे आपने भी पहली बार इशारा किया था कि भाई एक ही आदमी के ऊपर अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है वो मुकदमे चलते रहते हैं, वो जो है वो इधर उधर धक्के खाता रहता है, या फिर उसके घर वाले परेशान होते हैं, पैसे भी कहाँ होते हैं लोगों के पास। दूसरी बात यह है कि क्या फास्ट ट्रैक अदालतें जो है वो खास तौर से इसी काम के लिए होनी चाहिए, और क्या क्या कुछ होना चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात जो है वो पेश नहीं आए, अगर आए तो जल्द से जल्द लोगों को इंसाफ मिल जाए। देखिए, ये इशू लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, मैंने पिटीशन फाइल की थी कि 2008 के जो मैटर था, अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और यूपी जो भी मैटर्स थे, कि स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, इनको क्लब कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था सब स्टेट्स को कि आप बताइए क्या फिजिबल है कि स्पेशल कोर्ट बन सकती है सिर्फ 2008 के मैटर के लिए। अब देखिए, जैसे प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट है, इसके तहत क्या है, हर जिले में 2-2, 3-3 अदालतें बना रखी हैं ताकि करप्शन के मामले जल्दी सुनवाई हो। ऐसा ही मामले अगर ये जो टेरर रिलेटेड केसेस है, जिनको आतंकवादी का ठप्पा लगाकर देशद्रोही बनाकर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, तो इस तरह की अदालतें अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, रामपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सरकार 1 तारीख पर 1,72,000 खर्च करती है मुलजिमों को पेश करने का, लेकिन गवाह नहीं लाती। 2.25 करोड़ खर्च कर लिया, 6 गवाह कहाँ से लाए हो तो लाए, गवाह उन्हीं के गवाह पुलिस वाले वो भी नहीं पहुंचते। तो इस तरह अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना तो दें, लेकिन उसको इंप्लीमेंट तो करें। सेंट्रलाइज होना चाहिए, क्या सेंट्रलाइज होना चाहिए, क्योंकि 5-6 स्टेट्स में आपके जुर्माने का देखिए, लॉ में थोड़ा अमेंड करें, एक प्रोविजन रखे, पैनल प्रोविजन, कि जो विटनेसेस अगर नहीं आ रहा तो क्यों ना उनके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ करे कोर्ट कि आप अपना टाइम बाउंड पीरियड में पेश नहीं कर रहे। तो इस तरह का कुछ अमेंड होकर लॉ आए तो कुछ फायदा हो। बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या कहेंगे आखिर में, क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि तजुर्बा भी आप जो है कई सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दर्द आपका नजर आ रहा है, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, टॉर्चर वाले सवाल पे एक सेपरेट बिल की बहुत जरूरत है हिंदुस्तान में, क्योंकि टॉर्चर को आप कैसे रोकेंगे? जब तक आप टॉर्चर को कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनाएंगे, उसके इंप्लीमेंटेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि कैसे होगा, उसका एक स्पेशल टास्क फोर्स हो सकती है जो उसको इंप्लीमेंट करे, लेकिन टॉर्चर के खिलाफ, और जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स है, एक एक्ट है ना जिसकी वजह से आप किसी को बुरे शब्द नहीं कह सकते। बिल्कुल सही। आप वो, और एक खास शब्द है जो हमारे समाज में मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो ग से शुरू होता है। इस तरह की चीजें सब, ये सब इलीगल बना। तो क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज एक्ट अगर आपके पास होगा, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों का किस, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत दलितों का बड़ा उद्धार हो गया, लेकिन कुछ तो कॉन्फिडेंस आया है, कुछ तो कॉन्फिडेंस आया, कम से कम अपनी बात कह सकते हैं, कम से कम। और जब उनकी सरकार आती है तो फिर ये अच्छी तरह लागू भी होता है। अतुल अंजान साहब, आप क्या कहेंगे? सारी बातें हो गई हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई हैं, सभी हैं, वो अकलियती तबके से भी ताल्लुक रखते हैं और वो जो है मेजॉरिटी में उन लोगों से भी जो है वो सभी लोग उसमें जो है वो शामिल है, लेकिन क्या कुछ होना चाहिए? पॉलिटिकल लीडर्स को क्या कुछ करना चाहिए? समाजी तंजीमों को क्या कुछ करना चाहिए? हुकूमतों को क्या कुछ करना चाहिए? और जो अफसरान हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, उनको क्या कुछ करना चाहिए ताकि इस तरह के वाकये जो है वो पेश ही नहीं आए? नंबर 1 कि शासन और प्रशासन को और सरकारों को कमजोर लोगों को डराने का काम बंद करना चाहिए। उदाहरण के लिए बटला के बाद जब संजरपुर जो मेरे क्षेत्र में आता है,
जब मैंने तय किया कि वहाँ उस पर पाबंदी, सैकड़ों हजारों पुलिस लगा दी, कोई जा नहीं सकता था। मैं पहला आदमी हूँ, पॉलिटिकल आदमी, जो संजरपुर गया था, जिस पर तमाम अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी। मुझे राज्य सरकार मायावती जी की थी, उन्होंने खुद फ़ोन किया कि आप क्यों वहाँ जा रहे हैं। डीजीपी ब्रजलाल जी थे, उनका आप क्यों जा रहे हैं वहाँ, उन लोगों का हौसला बढ़ाने जा रहे हैं आप। मैंने कहा हौसला नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, उनकी मदद करने जा रहे हैं, क्योंकि राज्य और सरकार और प्रशासन और शासन दोनों उन सब के खिलाफ खड़े हो गए, इसलिए उनकी बेहतरी के लिए जा रहे हैं। तो हमें उनको डराने और धमकाने का काम बंद करना चाहिए, और जिसकी बात हमारे साथी कर रहे थे भी, उस तरह का एक कानून लाया जाना चाहिए जिससे उसके अंदर डर को बनाने की कोई रास्ता न रह जाए। दूसरी बात, ये जो मुकदमे हैं, मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से महामहिम अल्तमश कबीर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे कहना चाहते हैं कि देश भर में जितने ये सब मुकदमे आतंकवाद के संबंध में चल रहे हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहें, निर्देश करें कि वो कहें कि जितने हाई कोर्ट के अंदर मुकदमे चल रहे हैं इस सवाल पर, पैरवी से लेकर के और उनके डे टू डे के मुकदमे चल रहे हैं या उनके बेल के तमाम मामले चल रहे हैं, सबको एक जगह एक जज को अलॉट किया जाए और उसे डबल बेंच के अंदर रख करके फौरन जो है जल्दी से जल्दी उसका निपटारा 6 महीने में करें। और सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल बेंच इसके बारे में, चाहे चीफ जस्टिस खुद खड़े होकर के बैठे हैं अपने अंदर, वो सारे मुकदमे लाएं और उनकी जो कुछ भी हो उसके ऊपर अंतिम फैसला दें। न्याय सिर्फ किताब की बात नहीं होनी चाहिए, जो न्याय दिया जा रहा है वह लोगों को न्यायप्रिय लगता हो, इसकी भी जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम इशू पर हम बात कर रहे थे, बात हो रही थी कि क्या वाकई मुस्लिम तबके के नौजवानों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। जाहिर है मजहब की बुनियाद पर किसी भी आदमी को जो है वो टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, निशाना नहीं बनाना चाहिए। जो भी काम हो वो कानून के तहत हो और सबको इंसाफ मिले, इसके लिए हम सबको मिलकर के काम करना होगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।